Brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जब हम नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स देखते हैं और बीजेपी की पॉलिटिकल डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें 3-4 कॉमन फैक्टर्स नज़र आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग विच इज़ कॉल्ड मंडल 2.0, हिंदुत्व 2.0, असर्शन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, देन वेलफेयर स्कीम्स एंड मैमथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड अ फेस। ये 4 फैक्टर्स हमें दिखते हैं। जब कर्नाटक की बात करते हैं तो हमने देखा है कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम लिंगायत एंड वोकलिगा इन 2 डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट के इर्द गिर्द घूमता है। क्या कर्नाटक की पॉलिटिक्स इससे आगे कुछ नहीं है? हमने सिद्धारमैया का दौर भी देखा जो कांग्रेस के इकोसिस्टम में रिलेटिवली नए थे पर फिर भी वो अपने आप को असर्ट कर पाए, 5 साल सरकार चला पाए। अभी वो भी साइडलाइन हो रखे हैं। तो ये क्या, जैसे हम लोग हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यू विल इवेंचुअली टॉक अबाउट जाट पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यू विल इवेंचुअली टॉक अबाउट जट सिख पॉलिटिक्स। तो ये क्या ओवर इंटरप्रिटेशन है लिंगायत प्रेशर ग्रुप का और वोकलिगास का, या एक्चुअली में इन दोनों के बिना आप वहाँ पे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते? क्योंकि हमने यूपी मॉडल भी देखा है जहाँ पे बहुत सारे एमबीसी या ईबीसी ग्रुप्स को मोबिलाइज किया गया और एक पॉलिटिकल विक्ट्री का फॉर्मूला बनाया गया। भी किया था जो अहिंदा उन्होंने एक कम्युनिटीज का एक रेनबो कोलिशन बनाया था, वो यही था। ईबीसी एमबीसी वो खुद कुरुबा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। देखिए, जातिगत राजनीति कौन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने, ये कॉमन हर स्टेट में है हमारे देश में। और क्योंकि संख्या की इशू है, वोकलिगा से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है लिंगायत, दोनों बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटीज हैं। तो यहाँ ये दोनों का फेस ऑफ लगता है। बाकी जगह लगता है कि एक बहुत बड़ा जात है और बाकी सब छोटे छोटे उसके आगे पीछे हैं, उनको आप उनका एक अग्लोमरेशन कर लीजिए। मुझे तो ये लगता है। प्रशांत ने तो देखो 1967 में जब 1967 में पूरे उत्तर प्रदेश को लेके 9 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जमींदारी कम्युनिटीज ने एक मोर्चा खोला था। लगभग उसी समय में लैंड रिफॉर्म्स के कारण वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटीज वेंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन कर्नाटका आल्सो। वो बाद में सिंडिकेट निजलिंगप्पा के साथ कांग्रेस सिंडिकेट में चले गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। उसी का एक रूपांतरण जनता दल में हुआ था। 1983 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रामकृष्ण हेगड़े के अगुवाई में कर्नाटक में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, देखो हुबली का जो ईदगाह मैदान इशू था, उसके पश्चात बीजेपी एक हिंदुत्व, एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी। कोस्टल कर्नाटका, बेंगलुरु सिटी, मैसूर सिटी, शिवमोगा सिटी, हुबली, बागलकोट, बीजापुर सिटी, गुलबर्गा सिटी, यहां तक भारतीय जनता पार्टी सीमित थी। लेकिन जब देवेगौड़ा ने एक वोकलिगा की अलग पार्टी 99 में बना ली और रामकृष्ण हेगड़े और जयेश पटेल एक लिंगायत कॉम्बिनेशन को बना के जेडीयू बना दिया, वो प्रयोग कर्नाटक में विफल हुआ। उसके पश्चात बीजेपी ने एक चालाकी चली, एक दैट वाज द मैवरिक। वो सोशल कॉम्बिनेशन क्या थे? नॉन कांग्रेस सोशल कॉम्बिनेशन थे उत्तर कर्नाटक में, जैसा बॉम्बे मुंबई से सटा हुआ इलाका है मुंबई कर्नाटक, हैदराबाद से सटा हुआ इलाका है हैदराबाद कर्नाटक। यहाँ के जो लिंगायत जनता दल के नेता थे वो सब 2004 में बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस की जो विरुद्ध एंटी कांग्रेस वोट बैंक कर्नाटक में प्रिडोमिनेंटली वोकलिगा एंड लिंगायत के इर्द गिर्द घूमता है। उसके देवराज अरसू के कारण, देवराज अरसू ने पहली बार, आज हम सिद्धरामैया की बात करते हैं, देवराज अरसू ने लैंड रिफॉर्म्स के पश्चात कर्नाटक में एक एंटी लिंगायत एंटी वोकलिगा कॉम्बिनेशन बनाया था। धर्म सिंह राजपूत है, राजस्थान बेस्ड है। कर्नाटक में अगर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी आप जेवर्गी जाएंगे तो लगभग 200-300 वोट्स थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे नेता, वीरप्पा मोइली, कारकल आप जाएंगे तो वीरप्पा मोइली के कम्युनिटी के 300-350 वोट होंगे। तो ऐसे नेताओं का एक कॉम्बिनेशन बना के एंटी लिंगायत एंटी वोकलिगा एक कॉम्बिनेशन के तहत कांग्रेस को अहिंदा इज अल्पसंख्यक मुस्लिम, दलित और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, कुरुबा प्लस जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनका वोट बैंक कांग्रेस का है।
इसलिए कांग्रेस वीरेंद्र पाटिल के पश्चात कोई लिंगायत नेता कांग्रेस से मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन एंटी कांग्रेस का जो वोट बैंक है, इधर वो कलिगा जो एक गुट देवेगौड़ा जी संभालते हैं, बीजेपी का गुट येडियुरप्पा जी संभालते हैं, जो लिंगायत लीडरशिप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में सिर्फ हिंदुत्व के कारण चुनाव नहीं लड़ सकती। इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक व्हेन अमित शाह जी वाज हियर इन बैंगलोर, स्टेट बीजेपी कोर कमेटी मीटिंग चली सौरभ जी, तो सीटी रवि जी हलाल के मामले में कुछ बता रहे थे कि हलाल का मामला उठ रहा है, बीजेपी को बहुत इसका एडवांटेज हो रहा है। तो अमित शाह जी ने कहा कि इन कर्नाटका ओनली 30% फैनेटिक हिंदू वोटर्स आर देयर। आप संगठन का काम क्या कर रहे हो, गुड गवर्नेंस का काम क्या कर रहे हो, बताओ। तो सीटी रवि जी को अमित शाह जी ने कहा लंबा भाषण मत दो, आप अलग काम, उत्तर प्रदेश में जैसे फ्री रेशन का मामला उठा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा, तो गुड गवर्नेंस के बारे में कर्नाटक में बताओ, नहीं तो कर्नाटक जीत नहीं सकते। दिस इज अमित शाह रिप्लाई टू सीटी रवि। तो बीजेपी को भी पता है कि सिर्फ हिंदुत्व के बल पे वो चुनाव कर्नाटक में जीत नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो अनंत कुमार हेगड़े, प्रहलाद जोशी, सीटी रवि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है सौरभ जी, लिंगायत कोर वोट बेस रख के जो जनता दल के साथ, देखो दलित में एक राइट है एक लेफ्ट है, जो मायावती जी से जुड़ा हुआ वो राइट है, वो कांग्रेस के साथ है कर्नाटक में। जो लेफ्ट है मादिगा कम्युनिटी, वो पहले जनता दल के साथ था, अभी बीजेपी के साथ है। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद कुरुबा को छोड़कर जो अलग 30% बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उसमें मडिवाल है, उसमें गंगा मतस्थ है, उसमें बिल्लव है, उसमें ईडिगा है, उन कम्युनिटी को साथ में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो लिंगायत प्लस दलित लेफ्ट प्लस अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज का एक स्ट्रॉन्ग वोट बेस। हमको याद रखना चाहिए 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत था 43% इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस 41% ऑफ वोट्स। 2019 के चुनाव में बीजेपी हैज टेकन 52% ऑफ वोट्स इन कर्नाटका, विच इज ह्यूज। मतलब हर 2 व्यक्ति में एक वोटर बीजेपी को वोट दिया है। तो बीजेपी एक सोशल कॉम्बिनेशन बना के वहां आइसिंग ऑफ द केक हिंदुत्व मुद्दा चलाते हैं। बीजेपी को भी पता है कि हिजाब हलाल से हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो और एक साल है। अब हिजाब हलाल का ज्यादा बीजेपी प्रयोग कर रही है। इसका ट्विन इफेक्ट सौरभ जी मुझे लगता है, एक है देखो कर्नाटक में बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पोस्ट येडियुरप्पा डिपार्चर। बीजेपी जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी ह्यूज है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा उठाने से बीजेपी को लगता है, देखो बीजेपी के पास 2-3 है, लिंगायत हो बीजेपी को वोट करो, अगर आपको बम्माई पसंद नहीं है मोदी पसंद है बीजेपी को वोट करो, अगर आपको मोदी पसंद नहीं है बम्माई जी भी पसंद नहीं है, चलो हम आरएसएस के हिंदुत्व के कारण बीजेपी को वोट करेंगे। इसके कारण बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट नहीं होता। तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी मुझे लगता है हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी जरूर उठाएगी चुनाव के पहले, लेकिन जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा बीजेपी को पता है कि सोशल कॉम्बिनेशन पे ही कर्नाटक का चुनाव लड़े जाएंगे। सिद्धरामैया जी 2018 में हारे, he gave a good governance. Irrespective of that, Siddaramaiah defeated. That's because of anti-Hindu stance of Siddaramaiah, जिसको बीजेपी ने भुनाया, और उसके साथ साथ जो कुरुबा छोड़कर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उसको लाने में बीजेपी सक्षम। हाउस ऑफ कांग्रेस कितने ऑर्डर में दिख रहा है और कितना अनऑर्गेनाइज दिख रहा है? इज इट ऑल अबाउट डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया के कमबैक के अभी चांसेस हैं? आर दे रेडी फॉर द इलेक्शन? कैन दे चैलेंज बीजेपी? मैं किसी एक कांग्रेस नेता से बात कर रहा था कि बताइए अगले 12 महीनों में 18 महीनों में कौन सा वो राज्य है जहां कांग्रेस कोई कमबैक कर सकता है? तो उन्होंने तुरंत कहा कर्नाटक, और उन्होंने 2-3 कारण दिए और बहुत बड़े इंटरेस्टिंग। एक कि हम एक ऐसे स्टेट में हैं जहां एक तरह से एक फ्रेंचाइज मॉडल कर दी है, जहां उस स्टेट के जो नेता है उन्होंने कहा है रिसोर्सेज हमारे पास है,
हमें यहाँ सेंटर से कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। हिमाचल के नेता हमसे कहते हैं हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, गुजरात के नेता कहते हैं हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, कर्नाटक के कांग्रेस नेता कहते हैं कि हम रिसोर्सेज के मामले में बीजेपी से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि क्योंकि बीजेपी अब सरकार में है तो थोड़ा तो एडवांटेज बीजेपी के पास है। यही वजह है कि शिव कुमार जो है वो जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनकी एक चलती है, क्योंकि लगता है कि डीके शिव कुमार कैन मैनेज एन इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2, कांग्रेस का जो जातीय समीकरण है, जिसके बाद अभी नाटू जी ने बात की, हमेशा कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है। ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की 35-40% वोट बैंक रही है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में वो कम होती है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से मजबूत रहती है। कर्नाटक में उनकी एक वोट बैंक, एक पकड़ है। अब वो देखना है कि वो सिद्धारमैया को कितना आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिद्धारमैया का जो अहिंदा कॉम्बिनेशन है, ये मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से समझ नहीं पाई है कि इसको किस तरह से आगे ले जाए। एक तरफ आपके पास वोकली का लीडर है शिव कुमार, दूसरा एक ऐसा लीडर है जो कह रहा है कि एक नॉन डोमिनेंट कास्ट एक कोलिशन बनाइए। तो एक दुविधा है कांग्रेस के सामने, बट कम से कम एक बेस है। नंबर 3 और बहुत इंटरेस्टिंग, प्रशांत किशोर जो आपके हमारे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट नंबर 1 माने जाते हैं, उनके साथ एक व्यक्ति हुआ करते थे के सुनील। ये जो सुनील है ये अब कांग्रेस से जुड़ गए हैं। एक जमाने में ये बीजेपी के साथ थे, अमित शाह के करीबी माने जाते थे। 2017 चुनाव में यूपी में इन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। उसके बाद ये एमके स्टालिन के साथ गए। उसके बाद वो पलानीसामी एआईडीएमके के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ 2021 के चुनाव में थे। अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उनको कहा गया है मिशन कर्नाटका और तेलंगाना, इन 2 राज्यों पर वो फोकस करेंगे। तो जो कहा गया है कि कम से कम इस बार कांग्रेस ने कर्नाटक में मान लिया है कि हम ये केवल इलेक्शन अपने बल पर नहीं लड़ सकते, हमें इलेक्शन स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। क्योंकि पहले आप मानेंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ये इलेक्शन स्ट्रेटेजीज से दूर रहती थी, लेकिन कर्नाटक में जो मुझे जानकारी है, सुनील को कहा गया है कि आप पूरी तरह से ये कैंपेन अब अगले 1 साल के लिए संभालिए। तो नेट ऐसा लगता है कि कर्नाटक कम से कम एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की तैयारी तो कम से कम हो रही है। अब आप गुजरात में मजाक देखिए, 25 वाइस प्रेसिडेंट, 75 जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ने अपॉइंट किए हैं। आपने हार्दिक पटेल की बात कुछ दिनों पहले सुनी हुई, इंडियन एक्सप्रेस को जिस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं नाखुश हूं। तो गुजरात एक तरफ जहां कांग्रेस बिल्कुल डिसरे में इस समय नजर आती है, हिमाचल में जहां आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस हैज अ ह्यूज चांस बिकॉज एट लीस्ट दे हैव अ वोट बेस देयर, दे हैव सम लीडरशिप देयर, दे हैव रिसोर्सेज and they have a strategist at least in place. So कम से कम तैयारी तो एक ऐसा राज्य है जहां कम से कम तैयारी नजर आती है कांग्रेस की, which I think is interesting given the fact that in other states Congress seems in disarray. एक आखिरी पॉइंट, आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले मैंने सुना था वो कर्नाटक में भी आना चाहती है, बट कर्नाटका में क्योंकि एंट्री लेवल के लिए ही आपको इतना धन बल की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में आना आसान नहीं है। उनके सपने जरूर होंगे, लेकिन इट विल नॉट बी इजी फॉर देम। सो फॉर कांग्रेस एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी, दे हैव अ चांस इन कर्नाटका, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ईश्वरप्पा का जो प्रकरण है उसके बाद कांग्रेस जरूर ये जो करप्शन का मामला भुना सकती है, लेकिन इन कर्नाटका हमाम में सब नंगे हैं। सो इफ समबडी थिंक्स दैट corruption can be the issue on which you win an election in Karnataka, I don't think so. It will be much more on local factors at that time.